इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो किसी चिंगारी की तरह भड़कते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। आज हम भारत के इतिहास की एक ऐसी ही जबरदस्त घटना की गहरी पड़ताल करने वाले हैं। 1857 की महान क्रांति। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस विद्रोह की एक बड़ी, कह सकते हैं कि उलझी हुई तस्वीर पेश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ तारीखें और नाम दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरी पीढ़ी अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो गई। सही बात है। और दिलचस्प बात यह है कि कोई इसे सिपाही विद्रोह कहता है तो वीडी सावरकर जैसे लोगों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। हाँ, और यही बात इन सोर्सेज में सबसे दिलचस्प है। ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था। अगर इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहें तो हम उन लाखों किसानों, कारीगरों, जमींदारों और यहाँ तक कि शाही घरानों के लोगों की भूमिका को नजरअंदाज कर देंगे जो इसमें कूद पड़े थे। अच्छा। समाज के इतने सारे तबकों का एक साथ एक ही दुश्मन के खिलाफ खड़ा हो जाना, यही इस घटना को भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर बनाता है। तो फिर ये गुस्सा आया कहाँ से? मतलब ये कोई एक दिन की बात तो थी नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो लगभग 100 साल से ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में जो जहर घुल रहा था, ये उसका नतीजा था। तो शुरुआत कहाँ से करें? राजाओं महाराजाओं से? हाँ, वहीं से करते हैं। लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी का जिक्र बार बार आता है, व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सुनने में एक साधारण प्रशासनिक नियम लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा था। नियम यह था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता और उसका राजपाट सीधे कंपनी के हाथ में चला जाएगा। अरे, ये तो भारतीय परंपरा पर सीधा हमला हुआ। गोद लेने की प्रथा तो सदियों से चली आ रही थी। बिल्कुल। और इस एक नियम ने सतारा, नागपुर और सबसे मशहूर झांसी जैसे बड़े बड़े राज्यों को एक झटके में अंग्रेजों की झोली में डाल दिया। सोचिए उन शासकों पे क्या गुजरी होगी, जिनकी विरासत, जिनका सम्मान, सब कुछ एक कानूनी दांव पेच में फंस कर रह गया। मतलब ये सिर्फ जमीन छीनने की बात नहीं थी, ये उनकी इज्जत और पहचान छीनने जैसा था। तो ये तो हुई राजाओं की बात, लेकिन एक आम किसान या बुनकर, उनकी जिंदगी कैसी थी? क्या उनकी नाराजगी भी इतनी ही गहरी थी? उनसे भी ज्यादा। आर्थिक मोर्चे पर जो हो रहा था वो और भी भयानक था। हमारे स्रोत कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ 17 सालों में ब्रिटेन से भारत आने वाले सूती कपड़े का निर्यात 15 गुना से ज्यादा बढ़ गया। 15 गुना? हाँ, और भारत से ब्रिटेन जाने वाले कपड़ों का निर्यात वो लगभग खत्म ही हो गया। ये सिर्फ मुकाबला नहीं था, ये भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से तबाह करना था। लाखों बुनकर और कारीगर रातों रात बेरोजगार हो गए। और किसानों का क्या हाल था? किसानों पर लगान का बोझ इतना ज्यादा था कि उनकी कमर ही टूट गई थी। नई जमींदारी व्यवस्था में अगर कोई किसान लगान नहीं चुका पाता तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी, जो पीढ़ियों से उसके परिवार की होती थी। तो मतलब जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, उसे एक तरह से कच्चे माल का सप्लायर और ब्रिटेन में बने सामान का बाजार बनाकर रख दिया गया था। हाँ, बिल्कुल। जब लोगों के हाथ से उनका काम, उनकी जमीन, उनकी रोजी रोटी छीन ली जाए तो गुस्सा तो भड़केगा ही। और इसी आर्थिक तबाही के साथ साथ एक और डर लोगों के मन में घर कर रहा था, अपने धर्म और अपनी संस्कृति को खोने का डर। ऐसा क्यों? देखिए, अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार किए, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना या विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। हाँ, जो आज हमें प्रगतिशील लगते हैं। थे भी, लेकिन यहाँ एक पेच है। जब कोई बाहरी ताकत आकर आपके समाज के नियम बदलने लगे, भले ही वो नियम गलत ही क्यों ना हो, तो लोगों को ये अपनी पहचान पर हमला लगता है। अच्छा। ऊपर से ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ रही थीं, स्कूलों और अस्पतालों में धर्म प्रचार हो रहा था। तो इससे एक आम धारणा बन गई कि अंग्रेजों का असली मकसद सिर्फ राज करना नहीं, बल्कि पूरे भारत को ईसाई बनाना है। ये डर बहुत गहरा था। तो हमारे पास राजनीतिक नाराजगी है, आर्थिक बदहाली है और धर्म पर हमले का डर है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके हाथ में बंदूकें थीं, भारतीय सिपाही। उनके अंदर क्या चल रहा था? सेना के अंदर का माहौल एक प्रेशर कुकर जैसा था। भारतीय सिपाही कंपनी की सेना की रीढ़ थे, लेकिन उनके साथ भेदभाव आसमान छू रहा था। एक ही रैंक पर काम करने वाले अंग्रेज सैनिक को भारतीय सैनिक से कई गुना ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। तरक्की के सारे रास्ते बंद थे। एक भारतीय सिपाही चाहे कितना भी बहादुर और काबिल क्यों ना हो, वो सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकता था। और उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं पर भी टोका जाता था, है ना, जैसे दाढ़ी रखने या तिलक लगाने पर। हाँ,
ये रोज रोज का अपमान था जो उनके अंदर लावा बनकर जमा हो रहा था। तो बारूद का पूरा ढेर तैयार था। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य, हर तरफ से बस सुलगने की देर थी। और फिर जैसा कि हमेशा होता है, एक छोटी सी चिंगारी ने इस पूरे ढेर में आग लगा दी। हाँ, और वो चिंगारी आई एक नई राइफल की शक्ल में, एनफील्ड P53। इस राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों के साथ एक अजीब सी बात थी। उन्हें राइफल में लोड करने से पहले उनके ऊपर लगी कागज की टोपी को दांतों से काटना पड़ता था। और यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक अफवाह फैली, और वो भी जंगल की आग की तरह, कि इन कारतूसों पर जो चिकनाई लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। आप इस अफवाह के असर का अंदाजा लगाइए। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये उन सभी डरों का सबूत थी जो सालों से लोगों के मन में थे। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, सूअर मुसलमानों के लिए हराम। तो अंग्रेजों ने एक ही झटके में हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की सबसे गहरी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा दी। बिल्कुल, उन्हें लगा कि ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। अब तक जो गुस्सा अलग अलग वजहों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था, उसे एक ठोस, भावनात्मक और साझा वजह मिल गई थी। इस चिंगारी को भड़कने में देर नहीं लगी। 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने विद्रोह की आग को और हवा दे दी। और फिर एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह संगठित रूप से भड़क उठा। हाँ, सिपाहियों ने जेल तोड़ दी, अपने साथियों को आजाद कराया और मारो फिरंगी को के नारे के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। और यहीं से इस क्रांति के बड़े बड़े चेहरे सामने आने लगे। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रही थी तो इन नेताओं की विविधता देखकर हैरान रह गई। ये कोई एक तरह के लोग नहीं थे। एक तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थीं, जो अपनी रियासत बचाने के लिए लड़ रही थीं और वीरता का प्रतीक बन गईं। तो दूसरी तरफ कानपुर में नाना साहब थे, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और अपनी पेंशन और पदवी के लिए लड़ रहे थे। और उनके साथ थे तात्या टोपे, एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, जिन्होंने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों को महीनों तक परेशान किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा खोल दिया, और बिहार में 80 साल के एक जमींदार कुंवर सिंह इस उम्र में भी ऐसी बहादुरी से लड़े कि अंग्रेज सेनापति भी हैरान रह गए। और इन सब के बीच विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर बूढ़े और लगभग शक्तिहीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था, है ना? बिल्कुल। भले ही जफर के पास असली ताकत नहीं थी, लेकिन उनके नाम ने इस विद्रोह को एक अखिल भारतीय पहचान दे दी। इसने अलग अलग जगह पर लड़ रहे विद्रोहियों को ये महसूस कराया कि वे सिर्फ अपने इलाके के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इतना बड़ा था, इतने काबिल नेता थे और इतने बड़े इलाके में फैला हुआ था, तो फिर ये सफल क्यों नहीं हुआ? मुट्ठी भर अंग्रेज आखिर जीत कैसे गए? ये बहुत जरूरी सवाल है, और गड़बड़ एक नहीं कई थीं। स्रोत कई वजह गिनाते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी एकता और एक केंद्रीय नेतृत्व की कमी। मतलब सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। काफी हद तक। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ रही थी, नाना साहब कानपुर के लिए और बेगम हजरत महल अवध के लिए। दुश्मन एक था, लेकिन उनके जाने के बाद भारत कैसा होगा, इसका कोई एक साझा नजरिया नहीं था। कोई एक सेंट्रल कमांड नहीं था जो सबको एक साथ लेकर चल सके। तो तालमेल की बहुत बड़ी कमी थी। जब मैं ये स्रोत पढ़ रही थी तो एक बात ने मुझे और भी ज्यादा चौंकाया। वो ये कि कई भारतीय राजाओं ने इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और पंजाब के सिख शासकों ने न सिर्फ विद्रोह से दूरी बनाए रखी, बल्कि अंग्रेजों को सैनिक और संसाधन भी मुहैया कराए। ये तो अपने ही लोगों के साथ धोखा हुआ। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। इन राजाओं को लगा कि अंग्रेजों के साथ रहने में ही उनकी भलाई है। इसके अलावा अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, बेहतर संचार के साधन थे जैसे टेलीग्राफ, और एक ज्यादा संगठित और अनुशासित सेना थी। तो विद्रोहियों के पास जोश और बहादुरी तो थी, लेकिन आधुनिक युद्ध के लिए जरूरी संसाधन और रणनीति की कमी थी। सही कहा। इस बिखरे हुए और असंगठित विद्रोह को एक शक्तिशाली साम्राज्य के लिए कुचलना बस समय की बात थी, और विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। दिल्ली में हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ,
बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। लेकिन क्या इस महासंग्राम का कोई नतीजा नहीं निकला? क्या सब कुछ पहले जैसा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्रोह भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। इसका सबसे बड़ा और तात्कालिक नतीजा था ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल पुराने शासन का अंत। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि भारत जैसे विशाल देश को एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा, तो इसीलिए 1858 में ब्रिटिश संसद ने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, जिसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में आ गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। महारानी विक्टोरिया की एक घोषणा जारी हुई, जिसमें भारतीय राजाओं को ये भरोसा दिलाया गया कि अब उनकी रियासतें नहीं छीनी जाएंगी। और लोगों से भी कुछ वादे किए गए थे, है ना? किए गए होंगे, जाहिर है। हाँ, सेना को पूरी तरह से पुनर्गठित किया गया। अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और तोपखाने जैसे जरूरी विभाग पूरी तरह उनके नियंत्रण में रखे गए। और यहीं से मार्शल रेस की थ्योरी को जन्म मिला। अंग्रेजों ने ये तय किया कि जिन इलाकों ने विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जैसे अवध और बिहार, वहां से सैनिकों की भर्ती कम की जाएगी। और उन समुदायों से ज्यादा भर्ती होगी जिन्होंने विद्रोह में उनका साथ दिया था, जैसे सिख, गोरखा और पठान। बिल्कुल। इस फूट डालो और राजगुरु की नीति का असर दशकों तक भारतीय सेना की बनावट पर रहा। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो 1857 की क्रांति कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे सालों का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असंतोष था। चर्बी वाले कारतूसों ने सिर्फ एक चिंगारी का काम किया और भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्य में नाकाम रही, लेकिन इसने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसमें